हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत खास वीडियो है। बहुत दिनों से मैं चैनल पर देख रहा था कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। एक तो सर कि आप इस बैच को भूल गए क्या? भाई बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज़ मैं काम कर रहा हूँ और आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कमिंग बैच के लिए काम कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल नहीं भूला हूँ। जो भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ, आप लोगों के प्यार और सहयोग की बदौलत हूँ, जो आप लोगों ने पूरे साल इतना दिया है। और दूसरी बात ये कि जो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के बारे में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर इन्फ्रेंशियल स्टेट्स समझ में ही नहीं आ रहा कि वो है क्या। ठीक है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। एक्चुअली बात आपकी सही भी है। किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है। तो मैंने कोशिश करी है कि वहाँ से एक पूरा निचोड़ लाने की, अलग अलग बुक से, थोड़ा सा नेट से, इधर से उधर से जो भी नॉलेज इकट्ठी करी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरी बैकग्राउंड भी साइंस बैकग्राउंड थी। तो ये कॉमर्स जो मैं कर रहा हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, मैं भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो जितना भी मेरे को समझ में आया, जितना भी मैंने वहाँ से इकट्ठा करा, तो वो सारा निचोड़ करके मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। जो मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, वो जो मेजर प्रॉब्लम समझ में आ रही मुझे, वो ये समझ में आ रही है कि एक नल हाइपोथेसिस और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सेट कैसे करना है। ये सेट करना अगर हो गया तो फिर तो ज़्यादा मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की। ठीक है, उसकी तो आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। उसकी कुछ जो स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने की जो वीडियो मैंने डाली है, और उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में आपको दे देता हूँ। वो स्क्वायर रूट ना सिर्फ नॉर्मल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, डेसिमल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो डेसिमल नंबर्स के भी आप स्क्वायर रूट उससे निकाल सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बना दूँ जिसमें डेसिमल्स नंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम कैलकुलेशन की है, वो आपको इन शॉर्टकट मेथड से थोड़ा बहुत हेल्प जितना मिल सकती है उतना आप लें। अदरवाइज़ कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस वीडियो के बाद ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो कैसे आपको बनाना है, इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस वीडियो को एंड तक देख लेना और समझ लेना। जो क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा मैं उसकी थ्योरी बता दूँ एक बार। थ्योरी मतलब पूरी चैप्टर की नहीं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। उन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपको ग्रेटर रखना है, लेस रखना है, इक्वल्स टू रखना है, नॉट इक्वल्स टू रखना है। भाई जो भी है ना, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का ये है। ये तो बस चलो इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो मेजर क्वेश्चन है, हाउ टू सेट नल हाइपोथेसिस। भाई इसको हमें सेट कैसे करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मतलब आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है। द नल हाइपोथेसिस यूजुअली assume that there is no difference in the sample mean and the hypothesized mean। यानी जो पॉपुलेशन मीन है, जो हाइपोथेसाइज्ड मीन है, जो आप मान के चल रहे हो उसमें और आपके जो सैंपल मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये कि जो आपने सैंपल से मीन निकाला है और जो आपकी पॉपुलेशन का मीन आपको दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट इक्वल से होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। The purpose of the t-test is to test if the null hypothesis can be rejected or not। t-test का हमें परफॉर्म करने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है। हमें बस ये देखना होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब उसको सेट कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्रॉब्लम इज स्टेटेड, द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। आपको जो ध्यान देना है ना, नल पे नहीं, आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको नल हाइपोथेसिस बना देना है। तो यहाँ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास क्या क्या हो सकता है। केस 1 है। केस 1 के अंदर यहाँ पर कह रहा है सैंपल मीन, ये सिंबल थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ये दोनों इक्वल नहीं है। एक कंडीशन तो ये आई, व्हेन द ट्रू सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू द कंपैरिजन मीन।
जो सैंपल मीन हम निकाल रहे हैं और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, टू टेल टेस्ट यूज़ करते हैं, जब हमारा सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों डिफरेंट होते हैं। दूसरा केस क्या बनता है, ये सारे किसके केस हैं, ये सारे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के केस हैं। अगर हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बना दिया तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या बन गया, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर बन गया सैंपल मीन इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ऑल्टरनेट आपने क्रिएट कर लिया, उसके साथ में आपने नल हाइपोथेसिस भी आपका बन गया। दूसरा केस क्या आता है, इफ सैंपल मीन इज ग्रेटर देन म्यू। ये कब यूज करना है आपको, व्हेन द ट्रू सैंपल मीन इज ग्रेटर देन द कंपैरिजन मीन। जो हम सैंपल मीन निकालना चाह रहे हैं अगर वो कंपैरिजन मीन से बड़ा होगा तो उस केस में ये वाला आपका सिंबल आ जाएगा, और ये आपने अगर सेट करा तो इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू। अब तीसरा केस आता है, तीसरा केस में कहता है सैंपल मीन इज लेस देन म्यू, यूज्ड व्हेन द ट्रू सैंपल मीन इज लेसर देन द कंपैरिजन मीन। जब सैंपल मीन आपका कंपैरिजन मीन से कम होगा उस केस में हम ये बनाएंगे। तो यहां पर जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका ये बन गया। तो यानी आपको जो फोकस करना है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे करना है। ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पर फोकस करना है, उसकी हेल्प से आप नल हाइपोथेसिस क्रिएट करो। जब भी हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेंगे तो हमारे पास तीन ही केस आएंगे, तीन के अलावा कोई और केस नहीं है। या तो हमारा सैंपल मीन हाइपोथेसाइज मीन से ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर नॉट इक्वल्स टू होगा। नॉट इक्वल्स टू का मतलब कम ज़्यादा दोनों आ गए। अब वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें ये देखना है कि जो सैंपल मीन हम लेना चाह रहे हैं वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है। जिस कैटेगरी में वो फिट बैठे वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना दो, उसकी हेल्प से नल हाइपोथेसिस बना दो। ठीक है, अब आगे बना के भी हम देखते हैं कि कैसे हमें बनाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको जो टी टेस्ट है उसका फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चलो लिख देते हैं उसको। जो टी टेस्ट हम निकालते हैं, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय एस एंड रूट एन या फिर n माइनस 1। यहाँ पर रूट n लगाना है या n माइनस 1 लगाना है। पिछले मैंने जो वन शॉट था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आप रूट n लगाएंगे तो इसका मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है, और जब रूट n माइनस 1 लगाएंगे तो n की वैल्यू लेस देन 30 है। ये आइडियल सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से हम रूट n या रूट n माइनस 1 लगाते हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा लोचा है, ठीक है, यहाँ भी लोचा है। अगर अलग अलग बुक्स में जाएंगे या आप नेट पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो जहाँ पर n की वैल्यू 30 से कम है ना, वहाँ पर भी यही वाला फार्मूला लगा रखा है, और कई जगह ये वाला फार्मूला लगा रखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर आपकी पहले तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर मान लो n आपका दे दिया उसने 9 दे दिया, n अगर 9 दे दिया तो इसको आप कंसिडर ही मत करो, 9 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं इजीली। तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ। अगर n आपको 10 दे दिया तो आप ये लगा दो, तो 10 माइनस 1 यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप n रखते हो या n माइनस 1 रखते हो तो आपके जो वैल्यू आएगी ना, t वैल्यू आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर रूट की वैल्यू आपकी पूरी पूरी आपको मिल जाती है n रखने से या n माइनस 1 रखने से, तो आप वो यूज़ कर लो। लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो n की वैल्यू आपको दे दी 22, अगर उसमें से मैं एक कम भी करूँगा तो 21 आ जाएगा। तो ना तो 22 का स्क्वायर रूट पूरा है ना 21 का स्क्वायर रूट पूरा है। तो ऐसे केस में आप फिर ये वाला फॉलो करो। अगर n की वैल्यू 30 से कम है तो आप ये लगाओ, n की वैल्यू 30 है उससे ज़्यादा है तो ये लगाओ। और अगर ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कि माइनस करने पर या उसको सेम रखने पर वो रूट पूरा पूरा निकल जाता है, तो आप फिर उसके हिसाब से उसको लगा दो, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है। आप क्वेश्चन करके भी देखोगे ना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा।
तो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा जो कन्फ्यूजन था वो ये हो गया कि आपको ये लगाना है, ये लगाना है, कहीं कुछ लगाए कहीं कुछ लगाए। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा कि क्या आपको लगाना चाहिए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के देखो कि भाई n आपका क्या दिया हुआ है। माइनस करने पर अगर वो स्क्वायर रूट पूरा निकल रहा है तो ये वाला लगा दो, अगर उसको एज इट इज़ रखने पर स्क्वायर रूट पूरा निकल रहा है तो ऐसे ही लगा दो, यानी ये वाला लगा दो। और अगर माइनस करने पर भी या सेम रखने पर भी स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, फिर आप इसको फॉलो करो। n की वैल्यू लेस देन 30 है तो ये लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो ये लगाना है। ठीक, उसके बाद फिर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं टी टेबल से। हमें निकालनी तो है नहीं, ये आपको दे ही रखी होगी, तो ये दे रखी होगी तो हमें इसकी तो चिंता करनी नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर। अब देखिए हमारे पास जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। द मीन नेट वेट of the carton is 11.8 kg and the standard deviation of 0.15 kg. Does the sample mean differ significantly from the intended weight of 12 kg? अब यहाँ क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या वो आपको बता रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि जो आपने यहाँ पर 10 सैंपल लिए हैं, उन 10 सैंपल का अगर हम यहाँ पर नेट वेट करते हैं तो सैंपल उसका मीन जो आ रहा है वो 11.8 kg आ रहा है। यानी n की वैल्यू तो आपको मिल रही है यहाँ पर, n की वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ पर 10, और जो सैंपल मीन है वो हमारा आ रहा है 11.8 kg, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका ये आ गया आपके पास 0.15 kg। अब ये कह रहा है कि डज द सैंपल मीन, यानी इसके बारे में ये पूछ रहा है, डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड वेट ऑफ 12 kg। यानी ये जो सैंपल मीन है ये 12 kg से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो डिफरेंट है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर टी टेस्ट परफॉर्म करना है। अब टी टेस्ट के लिए पहले आप नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लो। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं, हम यहाँ रखते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कि जो हमारे पास मीन आ रहा है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है ये हमें बताना है, तो हम उसको इक्वल टू रख नहीं सकते। ऑल्टरनेट में क्या रखना है, या तो नॉट इक्वल्स टू होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा। यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम यहाँ पर रख लेंगे म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 12, क्योंकि इसके हिसाब से हमें बताना है। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या बन गया, म्यू इज़ इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर टू टेल टेस्ट हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बोल रहा है, यानी अगर 12 से ज़्यादा भी वैल्यू आएगी या 12 से कम भी वैल्यू आएगी, दोनों केस में वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। तो जब दोनों केस में वो हमारा पास सॉल्यूशन आ सकता है कि चाहे वो 12 से बहुत थोड़ा सा कम आ जाए या फिर 12 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, तो अगर वो डिफरेंस आ गया मतलब यहाँ पर आप लोअर टेल और अपर टेल दोनों टेल का यूज़ कर रहे हो। तब दोनों टेल का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हमने इसलिए इस तरह से लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये कैसे हमने लिखा। अब ये आपके पास इसके हिसाब से आपने ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस बना दिया। अब आपका क्वेश्चन पूरा सेट हो गया। अब आपको टी वैल्यू निकालनी है। टी वैल्यू निकालने के लिए सैंपल मीन आपका 11.8, हाइपोथेसाइज मीन 12 डिवाइडेड बाय 0.15। अब यहाँ पर आ गया आपके पास √n-1। फार्मूला तो सबको याद होगा ना, अभी लिखा भी था मैंने फार्मूला, जिसको याद नहीं है पिछले बार बैक कर लेना, एक बार देख लेना भाई। अब यहाँ पर √n-1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10 है, 10 में से हम कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट पूरा हमें पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10-1। 11.8 और -12 इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 12 में से 11.8 माइनस करोगे तो -0.2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.15, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 9 का, इसको माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा ऊपर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका आप डेसिमल हटा लो, 100 हो गया, इसका डेसिमल हटाओगे यहाँ पर 10 आ गया, 3 से इसको काट दिया हमने, 1 0 पहले ये काट दिए, 5 से फिर ये काट दिया हमने, आया कितना हमारे पास, आंसर आ गया -4। तो जो टी वैल्यू है वो -4 आ गई, और जो टी अल्फा है ना उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.62, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 2.262, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.05। आपको अब ये यहाँ पर ना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कि यहाँ पर 0.05 आएगा, 0.025 है, जो वैल्यू आपको दे रखी है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है, सिर्फ सीधा आपको वही यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपने रखी है, वैल्यू आ गई आपके पास 2.262। अब यहाँ पर आप देखो जो कि टी का मॉडुलस है, टी का मॉडुलस क्या आएगा 4, तो 4 जो आएगा वो इससे बड़ा है। अब ये इस वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो हो गया रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हो गया एक्सेप्ट। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ये जो हमने सैंपल मीन लिया है ये सैंपल मीन हाइपोथेसाइज मीन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ मीन 47.5। ठीक है, सैंपल उसने क्या लिया 25 का ले लिया, तो n आपके पास आ गया 25, सैंपल मीन कितना आ गया आपके पास 47.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया जी 8.4। डज दिस इंफॉर्मेशन रिफ्यूज द क्लेम दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 42। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या इस बात को ये रिफ्यूज करती है कि पॉपुलेशन का मीन 42 होगा। अब रिफ्यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि 42 से कम हो गया तो भी रिफ्यूज़ हो गया, 42 से ज़्यादा हो गया तो भी रिफ्यूज़ हो गया। यानी यहाँ पर भी क्या बन रहा है हमारा टू टेल टेस्ट बन रहा है, क्योंकि 42 से कम करोगे तो भी रिफ्यूज़ हो जाएगा, 42 से ज़्यादा करोगे तो भी रिफ्यूज़ हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास बन गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन गया, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 42, और नल हाइपोथेसिस बन गया म्यू इज इक्वल्स टू 42। अब निकालो जी सारी चीज़ें आगे, टी वैल्यू निकालनी है पहले। सैंपल मीन 47.5 माइनस 42 डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर n25 है तो यहाँ मत करो n-1, क्योंकि 25 माइनस 1 करेंगे 24 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मत करो मत करो मत करो, सीधा आप 25 कर दो, तो ये √25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 आ जाएगा। 47.5 में से ये माइनस करोगे, ऊपर आ गया 5.5, नीचे आ गया 8.4, और इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 5। अब ये सारी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आंसर बन जाता है कितना, ये बन रहा है हमारे पास 5 पॉइंट, तो अब इसका हमारा कट ही गया। ठीक है, पॉइंट काट दो, तो 25 और 2 27, 84 से कर लेते हैं हम इसको डिवाइड। 84 से डिवाइड करके हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 84 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो जो दूसरी ट्रिक बताई थी 8 को अलग 4 को अलग करके वैसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो भाई कर लो। लेकिन तो यहाँ पर इसको 3 से कर देते हैं पहले, ये 5 है यहाँ पर, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2, तो फिर ये 2 पे आ जाएगा। एक वैल्यू और निकाल लो, 8 पे तो नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.27। तो ये तो आपके पास टी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी दी है 2.06। ठीक है, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल के दिखा देना हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर दिया होता है, वैसे को ना भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकाल के दिखा देना। तो इस पर वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.05, पर वैल्यू हमें दे रखी है 2.06। तो ये वाली जो वैल्यू है यानी 3.27 का अगर हम मॉड निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी इससे बड़ी आएगी, इससे बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि भाई ये 42 नहीं होगा, तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ये क्लेम करने के लिए कि जो मीन है वो
42 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, वही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, कहता है ए मशीन प्रोड्यूसेस वाशर ऑफ द थिकनेस 0.50 मीटर। एक मशीन जो है वो इस थिकनेस का जो वाशर है वो प्रोड्यूस कर रही है। टू डिटरमाइन वेदर द मशीन इज इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, ए सैंपल ऑफ 10 वाशर इज चूजन फॉर विच द मीन थिकनेस इज 0.53 मिलीमीटर। हमने यहाँ से जो सैंपल चूज़ किया, वो सैंपल चूज़ करने के लिए हमने कितने लिए, यहाँ पर 10 वाशर लिए, तो n की वैल्यू ले ली हमने 10, और मीन थिकनेस है उनकी, यानी जो ये हो गया आपके पास सैंपल मीन 0.53, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.03। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मशीन इज वर्किंग इन द प्रॉपर ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पर आपको लेवल दे दिया है, लेवल देने के साथ आपको जो टी वैल्यू ये दे रहा है, टी वैल्यू में लिख रहा है 0.025, यानी ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो ये अल्फा आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू का हाफ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर वैल्यू का हाफ दिया है मतलब टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू दे दी, मतलब 2t टेस्ट लगाना है। अब यहाँ पर आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करना है और ऑल्टरनेट कैसे सेट करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर उसने समझा दिया आपको कि यहाँ पर 2t टेस्ट लगेगा, और 2t टेस्ट लगेगा तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 0.50, क्योंकि जो हमारे पास मशीन है वो कितनी थिकनेस की प्रोड्यूस कर रही है, 0.50 के, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन गया हमारा, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.50। ठीक है, यहाँ पर हमें इसी से समझ में आ गया। अब उसके बाद टी वैल्यू निकालो, सैंपल मीन माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 है यहाँ पर, तो 10 माइनस 1 कर लो। 0.53 में से 0.50 माइनस कर दो, आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3 आ गया, इससे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब इसकी वैल्यू 3 आने का मतलब है जो टी अल्फा है वो कितना है, 2.262, तो जो 3 है आपका वो इससे बड़ा होगा। अब इससे बड़ा होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हो गया रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये हो गया एक्सेप्ट। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि जो हमारे पास सैंपल आया ना, उसकी जो थिकनेस है वो ये नहीं है, तो वो भी कह रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मशीन है ना हमारी वो भी सही काम नहीं कर रही है। मशीन अगर सही काम करेगी तो 0.50 की जो थिकनेस है वही हमें मिलेगी, या उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द मीन वीकली सेल ऑफ द सोप बार इन द डिपार्टमेंटल स्टोर वाज 146.3 बार पर स्टोर। जो मीन वीकली सेल है डिपार्टमेंटल स्टोर में वो इतनी है। ठीक है, आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अब मीन से मतलब उसकी सेल तो हो रही है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल इन 22 स्टोर फॉर ए टिपिकल वीक इंक्रीज टू 153.7। अब यहाँ पर जो उसकी जो सेल है ना वो इंक्रीज होगी 153.7 हो गई उस सैंपल के हिसाब से। तो सैंपल कितना लिया उसने, 22 स्टोर्स का लिया, N22 हो गया, और सैंपल मीन कितना आ रहा है, 153.7 आ रहा है, और हमारे पास म्यू कितना था, पॉपुलेशन मीन है 146.3, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एंड शोड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2,
सब कुछ आ गया हमारे पास। अब बस हमें सेट करना है नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है वो। अब एडवर्टाइजमेंट्स अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू है, जो सेल है, वो सेल इंक्रीज़ हो रही है, तभी एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल होगा ना। जो जितना उसका आ रहा था यहाँ पर, यहाँ कितना था 146.3, इससे सेल आपकी ज़्यादा होनी चाहिए तो हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। यानी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर क्या बन गया, म्यू इज़ ग्रेटर देन 146.3। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या बन गया, म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 146.3। अब यहाँ पर अगर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया मतलब ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट जो है वो सक्सेसफुल है। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो एडवर्टीजमेंट बेकार है, पैसा मत लगाना। ठीक है, चलो अब निकालते हैं, देखते हैं भाई सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल होगा तो हम भी सोचेंगे गॉड क्लासेस का एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा और बढ़ा दें। चलिए अब यहाँ पर हम लेते हैं टी वैल्यू। टी वैल्यू आ गई आपके पास, सैम्पल मीन कितना है 153.7 माइनस 146.3 डिवाइडेड बाय एस यानी 17.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 1 भी कर दूँ तो भी स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, और 22 रखेंगे तो भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो फिर हम अपने उसी मेथड पे जाएंगे। n की वैल्यू यहाँ पर 22 यानी 30 से कम है, तो यहाँ रखेंगे हम n-1। अब आ गया ये आपके पास, इसमें से इसको पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करके कितना आपके पास आएगा, 7 - 3 4, 13 - 6 7, बस ये आ गया आपके पास 7.4 डिवाइडेड बाय 17.2 और 21 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब 21 का स्क्वायर रूट करने के लिए आप वही शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करो। 21 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 - 4, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो 16 + 5। तो लिखना क्या चाहिए हमें, जिसके ये क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है 25 के, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 25 - 4। फिर शॉर्टकट ट्रिक में आप लोगों को क्या बताया था, ये जो 25 है इसको आपको अलग कर देना है, -4 अलग कर देना है, और 2 × में √25 अलग कर देना है। अब 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, नीचे आ गया 2 × में 5, नीचे 2 × में 5 यानी नीचे आ गया 10, 10 से उसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 - 0.4 यानी आ जाएगा 4.6। तो इसकी जगह आ गया आपके पास 4.6। अब भाई इसको काट पीट के ना, इसको काट पीट के बस आप सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1.97। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अब टी वैल्यू देखो, टी वैल्यू कितनी है 1.721, ये वैल्यू क्या हमारी 1.97, ज़्यादा आ रही है। 1.97 इज़ ग्रेटर देन 1.721। अब ये वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया एक्सेप्ट। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या कह रहा था कि ये जो सैंपल मीन है भाई, इसकी वैल्यू जो आएगी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा आएगी मतलब सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। तो वही एडवर्टीजमेंट करने का कोई आइडिया दो, कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट करे जाएँ ताकि हम भी गॉड क्लासेस का एडवर्टीजमेंट करें। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.7 इंच, ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट शो ए मीन डायमीटर ऑफ 0.742। जो मीन डायमीटर यहाँ पर सैंपल का दिया हुआ है वो है 0.742, और जो हमारे पास वो मशीनिस्ट है जो बना रहा है उसका डायमीटर है 0.7, यानी वो तो हो गया आपके पास म्यू। ठीक है, ये तो आ गया म्यू 0.7, और जो सैंपल लिया, कितना सैंपल लिए है, सैंपल लिए 10, तो n की वैल्यू आ गई 10,
और उसके अलावा जो सैम्पल मीन है इसकी वैल्यू आ गई 0.742। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास 0.04। कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स यू वुड यूज टू टेस्ट वेदर द वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो भाई एक्सेल का डायमीटर है ना वो 0.7 होना चाहिए। जो हमारा स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि एक्सेल का डायमीटर 0.7 होना चाहिए, यानी वो 0.7 से कम है या 0.7 से ज़्यादा है तो काम सही नहीं हो रहा है, काम गलत हो रहा है। तो यानी यहाँ पर आपके पास बनेगा, चाहे आप काम कम कर रहे हो चाहे ज़्यादा कर रहे हो, दोनों केस में, तो यानी यहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा आपका म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू कितना है, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.7 और नल बन जाएगा आपके पास म्यू इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, अब यहाँ से बस आगे का काम क्या है, आगे तो काम अच्छी तरह आप जानते हो। टी वैल्यू निकालो, सैम्पल मीन 0.742 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय एस 0.04, ये आ जाएगा यहाँ पर 10-1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.042 डिवाइडेड बाय 0.04 और 10-1 करेंगे तो आ जाएगा 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास ये बनता है कितना 3.15 और जो टी वैल्यू है आपकी वो क्या है 2.262, तो जो टी वैल्यू है वो 3.15 इससे बड़ा है 2.262 से, यानी इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया एक्सेप्ट। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि भाई जो आपके पास जो काम हो रहा है ना वो काम सही नहीं हो रहा है, जो स्पेसिफिकेशन है वो उसको मीट नहीं कर रहा है, यानी काम हमारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब काम जो है हमारा वर्क इज नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। यानी अभी यहाँ पर भाई और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो आपका काम हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है तो उस काम को ठीक करो ताकि सेल जो है वो आगे और बढ़िया तरीके से बने। तो ये क्वेश्चन के साथ ही जितने भी 1 सैम्पल टेस्ट के क्वेश्चन मैंने वो जो निकाले थे वो आपको मैंने सबको समझा दिए। ठीक है, अब इसमें से आपको, मेरे को नहीं लगता कि अब ऑल्टरनेट या नल हाइपोथेसिस सेट करने में दिक्कत आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, खूब भर भर के कमेंट करो। कोशिश करूँगा कि कमेंट का आपके मैं जवाब दे पाऊँ, लेकिन नाराज़ मत होना अगर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाया तो। और दूसरी चीज़ है कि जो बात आ जाती है अब 2 सैम्पल टेस्ट की, तो 2 सैम्पल टेस्ट के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत लीस्ट है, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। 3 नंबर में इतना लंबी कैलकुलेशन देने का कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर 2 सैम्पल टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में आप 2 टेल टेस्ट ही लगाओगे, क्योंकि वहाँ पर 2 सैंपल के बारे में आपको कंपेयर करना होता है, उसका मीन जो है वो डिफरेंट है या नहीं है, बस ये चीज़ बतानी होती है। तो वहाँ पर 2 सैंपल टेस्ट आप लगाना और 2 सैंपल टेस्ट लगा के जो उसका फार्मूला है लंबा लंबा सा, वो फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना और याद करके उसको कैलकुलेशन को अच्छी तरह करना। मेन तो उसमें कैलकुलेशन ही है सारी, बाकी मेरे को लगता नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका आएगा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सही से रहे, कैसे आपको सेट करना है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने बता दिया, उसमें 2 टेल टेस्ट ही लगाना है और टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी का क्वेश्चन होगा, आएगा तो उसी का ही आएगा, अदरवाइज़ आएगा ही नहीं। ठीक, तो मेरे ख्याल यहाँ पर उसके बाद क्या है देख लेते हैं। अरे वाह, उसके बाद तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अपने मम्मी पापा का, अपना, हमारा सबका नाम रोशन करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।